इलेक्ट्रोलिटिक सेल में मैंने आपसे एक और बात कही थी कि आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करके आनी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखनी है एक बार कि कैसी दिखती है, क्या तरीका है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, है ना। तो कितने लोग ऐसे हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिन्होंने सच में देखी है जाके कि हाँ सर ऐसे दिखती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हम देख के आए हैं, है? कितने लोग ऐसे, जल्दी से बताओ। लेके 12 सरदार का नाम होके, ठीक, बहुत बढ़िया, गुड गुड। तो बेटा जो सिंसियर बच्चे हैं जो सच में पढ़ना चाहते हैं वो अपना पढ़ के आए हैं, गुड 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 गुड, क्या बात है क्या बात है। तो अपन ये बात कर रहे थे कि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में या इलेक्ट्रोलिसिस में एक्चुअली में क्या होगा कि आपने इलेक्ट्रिसिटी दी और इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद अब आपकी क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। तो डेट टाइप ऑफ सेल या डेट टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इज इट क्लियर? और मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रोलिसिस का जो बेसिकली यूज होगा वो आपको कहां पे होगा, जहां पे आपको मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है, जहां पे आपको मेटल आपको निकाल के किसी को, मतलब हमें क्या करना है, किसी भी मेटल को उसके ओर में से एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालना है, तो वहां पे हम इसका यूज करेंगे। अगर इन केस मेटलर्जी मैंने आपको पढ़ाई, अगर मैं आपको मेटलर्जी पढ़ाता हूं तो मैं आपको बहुत ही क्लियरली इन सबकी पिक्चर कर दूंगा कि एक्चुअली में कहां पे किस तरीके के ओर हैं, किस तरीके के ओर आपको याद रखने हैं, किस तरीके की प्रोसेसेस वहां पे होंगी। बहुत ही आसान भाषा में हम मेटलर्जी को पढ़ेंगे अगर मैंने आपको पढ़ाया तो, ठीक है। अदरवाइज कोई और टीचर पढ़ाएंगे डजंट मीन कि आपको समझ नहीं आएगा, वहां पे भी आपको समझ में आएगा, जो भी आपको पढ़ा रहे हैं वो बढ़िया सर है, अच्छा पढ़ाते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि एनोड और कैथोड की प्रोसेस क्या होगी। अब यहाँ पे मैंने देखो, हम जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे थे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या हो रहा था कि एनोड पे कौन सा चार्ज था, कोई बताएगा एनोड पे कौन सा चार्ज लेके घूम रहे थे जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे थे? ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार? हाँ, एनोड पे हमारे पास कैसा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। बट जब हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात कर रहे हैं तो एनोड पे हमारा कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इज इट क्लियर, सबको समझ में आ गया? तो अभी एनोड पे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर एनोड पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पॉजिटिव चार्ज के साथ इंपॉर्टेंटली समझ लेना कि पॉजिटिव चार्ज भले ही आ गया, क्या रिएक्शन का जो मोड है वो चेंज होगा? क्या एनोड पे आप ऑक्सीडेशन की जगह रिडक्शन कराने लगोगे? ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं। यहां पे हमेशा क्या होगा, एनोड बनता ही हमेशा किसके लिए है, ऑक्सीडेशन के लिए। तो एनोड पे बेफिक्र, एक बात ध्यान रखना, जीवन में हमेशा काम आएगी कि एनोड है तो ऑक्सीडेशन होगा ही होगा और कैथोड है तो रिडक्शन होगा ही होगा। इसके अलावा आपके पास दूसरी चॉइसेस नहीं है। ठीक, क्लियर, ओके। चलो आगे बढ़े, ये तो आपने सबने लिख लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर लिखें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, हेडिंग डालें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की चर्चा करेंगे कि क्या क्या हमारे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हैं इलेक्ट्रोलिसिस के, देखते हैं। सबसे पहले तो यहां पे मैं लिखवा ही देता हूं ताकि आप अपने नोट्स भी जो है वो कंप्लीट कर पाएं। लिखें टू डिटरमाइन क्वालिटी, या फिर जिसको हम बोलते हैं नेचर, जो भी नेचर होगा ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट कैथोड एंड एनोड ड्यूरिंग electrolysis as well as to analyze reaction
taking place at एनोड एंड कैथोड। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट बोलते हैं, कि हमें ये देखना है कि रिएक्शन किस मोड में हो रही है और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है और एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मेरे पढ़ाए हुए से खुशी है, प्रसन्नता है, मस्त रहते हैं, उनको समझ में आता है मेरा पढ़ाया हुआ? फटाफट से एक बार यस कर दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके और कितने लोग ईमानदारी से बताएं, कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें मेरा पढ़ाया हुआ बिल्कुल समझ नहीं आता? हम उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वो बोल दें नो सर हमें नहीं समझ आता। जिन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता वो नो सर लिख दें। ओके गुड, चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो अपन आगे बढ़ते हैं, मतलब सबको समझ आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं रैंडम टेस्ट लूंगा किसी दिन, तो रैंडम टेस्ट लूंगा तो आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, मींस ऐसा मैं मान लेता हूं, है ना? ठीक है, गुड। चलो रैंडम टेस्ट एक दिन डिस्कशन करेंगे, रैंडम ही होगा वो, ऐसा नहीं होगा कि आज मैंने बोल दिया कि आज टेस्ट है। चैप्टर 2 खत्म हो चुके हैं, इन 2 चैप्टर के कभी भी मैं आपसे डिस्कशन में टेस्ट ले सकता हूँ। हाँ, सरप्राइज टेस्ट, 5 क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, आपके पास टाइम होगा और आपको सॉल्व करके आंसर बताने होंगे। 5 क्वेश्चन, ओनली 5 क्वेश्चन, ठीक है? तो अपन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, तो यहां से एक चीज मैं आपको डिस्कशन करेंगे। पहले हम डिस्कशन करेंगे फैक्टर जो सेल रिएक्शन को आपके, हाँ सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे फैक्टर को जो सेल रिएक्शन को आपके क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। पहला तो अपन ये डिस्कशन करेंगे। उसके बाद अगर आपने किसी ने भी सुना होगा एक लॉ, उसके 2 पार्ट हैं जिसको हम बोलते हैं फैराडे लॉ। किसी ने सुना है आज से पहले फैराडे लॉ के नाम को? फैराडे लॉ, फैराडे, है ना, सुना है? तो फैराडे लॉ को भी हम डिस्कशन करेंगे, वो भी इसी के अंदर ही आएगा। वो आपका आएगा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट का मतलब है जहां पे अमाउंट का डिस्कशन हम करने वाले हैं। अभी हम क्वालिटी यानी नेचर का डिस्कशन करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, अमाउंट का डिस्कशन करेंगे। देन अपनी कॉपी में अगली हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा फैक्टर्स, फैक्टर्स affecting cell reaction at electrode, factors affecting cell reaction at electrode। तो इलेक्ट्रोड पे कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सेल रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे, इन फैक्टर को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और लिखिएगा। जहां समझ ना आए देन प्लीज मैसेज में आप लिख सकते हैं सर समझ नहीं आया, है ना, तो अपन उसको रिपीट कर देंगे अगर रिपीट करने का होगा वो। तो सबसे पहले तो हम पहला फैक्टर अगर हम लिखें तो फर्स्ट फैक्टर लिखिए अपनी कॉपी में, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर यानी नटूरे ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की अपन चर्चा करने जा रहे हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट अगर आप यूज करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। ये तो आपको समझ में आता है कि अगर आप एक ही इलेक्ट्रोलाइट यूज करोगे तो आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है? और अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट यूज करे तो आपको क्या मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बहुत मायने रखता है इलेक्ट्रोलिसिस में प्रोडक्ट के लिए। तो हम इसके अंदर जो लिखना चाहते हैं वो लिख देते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, डिफरेंट प्रोडक्ट। क्लियर है? डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट प्रोडक्ट। अब इसमें क्या होगा आपका, NaCl हो गया। तो NaCl में आपका इलेक्ट्रोलाइट में कैटायन कौन है, Na सोडियम, और एनायन कौन है आपका, एनायन कौन है, Cl नेगेटिव। सेम एज अगर अपन बात करें MgBr, तो MgBr और NaCl में कोई कॉमन प्रोडक्ट है आपको लगता है? NaBr और NaCl और MgBr में कोई कॉमन प्रोडक्ट है? नहीं है, है ना? तो इन दोनों में आपका अलग अलग प्रोडक्ट आएगा। चलो
अगर मैं आपसे कहूं कि AgNO3 है, देन तो इन तीनों में कोई कॉमन है? तो इन तीनों में कोई कॉमन नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं कि कॉपर सल्फेट है, तो इन चारों में कोई कॉमन हो गया? नहीं हुआ। तो यहाँ पे एग्जैक्टली आप समझे कि जहां पे आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर बहुत ही ज्यादा मायने रखेगा किसके लिए, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे। ठीक है, इस पहले पॉइंट को ध्यान रखें, भूलना मत पहले पॉइंट को। हालांकि बहुत आसान है, ये तो आपको याद भी हो गया होगा, बट फिर भी मैं उम्मीद करूंगा कि आप भूलेंगे नहीं इसको। सेकंड अगर अपन बात करें तो मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड पॉइंट लिखिएगा, मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब इसका मतलब क्या है? मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब यह है कि हमारे पास दो स्टेट है, वैसे तो हमारे पास तीन स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, बट हम इलेक्ट्रोलाइट को किस फॉर्म में मानते हैं, किस फॉर्म में कंसीडर करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट को लिक्विड स्टेट में कंसीडर करते हैं, है ना? ये तो आपको सबको पता होगा। वैसे तो हमारे पास मैटर की 5 स्टेट हैं, जिनमें से 3 स्टेट हमें स्टडी करनी होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसमें से भी अगर इलेक्ट्रोलाइट का नेचर अगर मैं आपसे पूछूं तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, सॉरी, इलेक्ट्रोलाइट की स्टेट कौन सी होती है? इलेक्ट्रोलाइट की स्टेट होती है लिक्विड स्टेट। ये सबको पता है ना, इलेक्ट्रोलाइट की स्टेट कौन सी होगी? लिक्विड स्टेट होगी। अब अगर आपका लिक्विड स्टेट है इलेक्ट्रोलाइट की, ध्यान से सुनना इस बात को, तो लिक्विड में भी दो स्टेट हो सकती हैं। कैसे? या तो यहाँ पे एक मॉल्टन फॉर्म हो सकती है, यानी प्योर आपका सॉलिड, प्योर आपका सॉल्ट है और उसको आपने मॉल्ट कर दिया, मेल्ट कर दिया हीट करके। या फिर आपकी दूसरी कौन सी फॉर्म हो सकती है? एक्वस फॉर्म हो सकती है। ठीक है, तो दोनों फॉर्म में अंतर समझ में आता है? कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें मॉल्टन और एक्वस में डिफरेंस समझ में नहीं आता? मॉल्टन एंड एक्वस। ठीक है, तो आयुषी को समझ नहीं आता, चलो अपन इसके बारे में बात करते हैं। मॉल्टन का मतलब होता है कि सपोज करो कि NaCl है, तो NaCl के आगे अगर मैंने लिक्विड लिखा है तो इसका मतलब NaCl की कौन सी स्टेट है? ये मॉल्टन स्टेट है। ठीक है, तो मॉल्टन में जो आयन होंगे वो आपके केवल और केवल कौन से होंगे? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अगर एक्वस की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे लिखा NaCl और इसके आगे लिख दिया AQ, तो यानी ये एक्वस फॉर्म है। इसके अंदर अगर आप आयन की बात करोगे तो Na पॉजिटिव भी होगा, Cl नेगेटिव भी होगा, H पॉजिटिव भी होगा और OH नेगेटिव भी होगा। बात समझ में आई? तो NaCl आपका एक मॉल्टन स्टेट में है और एक आपका एक्वस स्टेट में है। मॉल्टन स्टेट में क्या हुआ? NaCl आपका क्या हो गया? पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दे दिए, और एक्वस में आपके पास दो आयन एक्स्ट्रा हो गए, एक आपका वाटर का आयन H+ आयन और दूसरा आपका OH नेगेटिव आयन। ठीक है, तो आपको जरूरी क्या है? जरूरी ये समझना है कि मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी इफेक्ट करेगा किसको? इलेक्ट्रोलिसिस को। क्यों करेगा? कई बार ऐसा होगा कि अगर आपने मॉल्टन लिया है तो आपको Na मिल जाएगा कैथोड पे जाके, लेकिन अगर आपने एक्वस लिया तो Na नहीं मिलेगा, वहां पे क्या मिल जाएगा? H+ मिल जाएगा। तो ये आपको देखने को मिलेगा ऐसा कुछ रिएक्शन के अंदर। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये चीज आपको क्या करेगी? अफेक्ट करेगी ही करेगी। ठीक है, आइए थर्ड केस देखते हैं, थर्ड फैक्टर देखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आपको इस बात से आप एग्री करते हो क्या? इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन कभी भी इलेक्ट्रोलिसिस को इफेक्ट करेगा? आपको कंसंट्रेशन समझ में आती है ना? कोई ऐसा जो कंसंट्रेशन को नहीं जानता है बिल्कुल भी, सर ये कंसंट्रेशन क्या होती है? आप ऐसी एक टर्म बताइए, विच कंसंट्रेशन टर्म इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर। कौन सी कंसंट्रेशन टर्म जो होती है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है? ओके गुड, दो आंसर आए हैं। और आधे लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि कंसंट्रेशन की यूनिट्स क्या होती हैं या टर्म्स क्या होती हैं। आपने कभी मोलैलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी के बारे में पढ़ा है ना? सुना तो होगा ही। तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी तो वॉल्यूम पे डिपेंड करती हैं, वॉल्यूम डिपेंडेंसी जिसकी होती है वो टेम्परेचर पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। और मोलैलिटी जो होती है वो मास डिपेंडेंट होती है, और मास आपका क्या होता है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो इसीलिए मोलैलिटी क्या होती है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म होती है।
इज इट क्लियर? मोल पर यूनिट मास है ना, आपको पता ही होगा मोल पर केजी आपका इसका यूनिट होती है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो हमारे पास दो टाइप की कंसंट्रेशन होगी, एक अगर आपकी डाइल्यूट होगी तो आप, और दूसरी आपकी क्या होगी, कंसंट्रेटेड। तो यहाँ पे आपका एक हो जाएगा कंसंट्रेटेड और एक आपका क्या हो जाएगा, दिल। ठीक है, एक हो जाएगा कॉन्क और एक हो जाएगा दिल। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है किस तरीके का इलेक्ट्रोलाइट है, तो आप उसको कैसा मान के चलोगे, उसको आप कंसंट्रेटेड मान के चलोगे। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं स्टार बना के, हिंदी में लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, अगर है तो बता देना। अगर प्रॉब्लम में मेंशन नहीं है ना हो तो कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। ठीक है, इंग्लिश में लिखा है, हिंदी इंग्लिश में। अगर आपके प्रॉब्लम में मेंशन ना हो तो हम कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। ठीक है, जब तक आपको दिया नहीं है तब तक आप उसको खुद से अपने मन से डाइल्यूट नहीं लेंगे। ठीक है, इसमें अगला जो फैक्टर है, इस पे आपका कई बार क्वेश्चन भी बन चुका है। अगला फैक्टर जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, दैट इज फोर्थ वन, इसको हम बोलते हैं चार्ज डेंसिटी फ्लोइंग ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, है ना, इसको हम बोलते हैं चार्ज। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें चार्ज डेंसिटी का मतलब पता है? चार्ज डेंसिटी फ्लोन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें डेंसिटी का मतलब पता होता है? आपने क्या बोलते हैं, ट्वेल्थ में इलेक्ट्रोलिस क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टेट्स तो पढ़ा होगा ना, इलेक्ट्रोस्टेट्स। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टेट तो पढ़ा होगा। तो उस इलेक्ट्रोस्टेट में आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टेट में आपने चार्ज डेंसिटी पढ़ी होगी, सब नहीं पढ़ी होगी चार्ज डेंसिटी। तो यही चार्ज डेंसिटी हमें यूज करनी है किसके लिए, इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। और इसका जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल जहां पे आप यूज करोगे वो है आपका H2SO4। ये याद रखना, इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मैंने स्टार लगाया हुआ है, इसको आप याद रखेंगे। ये कहां पे यूज करेंगे आप, डाइल्यूट H2SO4 में। इसको कहां पे यूज करेंगे, डाइल्यूट H2SO4 के केस में। हमारे सिलेबस में इस वाले केस के ज्यादातर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, आ गई बात समझ? अच्छा, और इसके बाद अगला अगर हम बात करें, अगला दिल का मामला है दिलबर, देखें नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नटूरे ऑफ इलेक्ट्रोड। और आपको मैंने पहले भी बोला है कि इलेक्ट्रोड दो ही तरीके के होंगे, एक आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा और एक आपका एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा। इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब ये होता है जो आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, और एक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब होता है जो आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पे आपके पास दो तरीके के इलेक्ट्रोड बनेंगे, एक आपका हो जाएगा इनर्ट इलेक्ट्रोड, और इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोड में जनरली आपके कौन से आता है, प्लेटिनम का हो गया, कार्बन का हो गया। ठीक है, इस तरीके के जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो आप पे किसके आते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड के अंदर आते हैं। और दूसरा आपका होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब होता है कि भाई जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे आपका आयरन का इलेक्ट्रोड बना दिया, जिंक का इलेक्ट्रोड बना दिया। ठीक है, कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट यूज, अरे यार जिसमें कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, आपको पता है ना, मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है ना। तो अगर आपकी ये वैल्यू ज्यादा है तो वो आपका कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है, और इसमें ये वैल्यू कम हो जाती है तो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, बाकी इसका डिटेल तो अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे। कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन का मतलब ये है, सपोज करो आपने 1 लीटर पानी लिया और 1 लीटर पानी के अंदर आपने 10 मोल डाल दिए, तो कितना आपका कंसंट्रेशन बनेगा, तो आपका 10 मोलर कंसंट्रेशन बन जाएगा। और आपने 1 लीटर पानी के अंदर आपने एक ही मोल डाला, ठीक है, तो आपका कितना बन जाएगा, 1 मोलर कंसंट्रेशन बन जाएगा। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा कंसंट्रेटेड कौन सा डाइल्यूट,
तो जिसमें आपके नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ज्यादा है वो आपका कंसंट्रेटेड, जिसमें मोल्स पर लीटर आपके कम है वो आपका डाइल्यूट। ठीक है, इसके अंदर 2-3 पॉइंट याद रखें, मैं लिखवा देता हूं। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप याद रखेंगे, ठीक है, देखो पहला पॉइंट याद रखेंगे, फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, अनलेस अदरवाइज मेंशन ऑलवेज assume PT इलेक्ट्रोड। अगर आपको दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है तो ठीक है। अगर मान लो आपको क्वेश्चन में इनर्ट इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, ठीक है, या फिर क्वेश्चन में इलेक्ट्रोड ही नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो आप क्या अज्यूम करोगे कि वहां पे कौन सा इलेक्ट्रोड होगा, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होगा। इज इट क्लियर? सेकेंड पॉइंट आप देखें, ऑलवेज एनालिसिस एनोड रिएक्शन फर्स्ट। आपको हमेशा यही याद रखना है कि एनोड रिएक्शन को सबसे पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एनोड रिएक्शन को सबसे पहले लिखेंगे। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत? ऑक्सीडेशन रिएक्शन पहले लिखेंगे, गुड, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट, इफ एनोड is of metal then always that metal is oxidized at anode with respect to presence of anion। ठीक है, सपोज करो कि आपको कोई भी मेटल दिया हुआ है ना, आपको पता है कि अगर आपका एनोड का कोई भी मेटल, मान लो कॉपर है, जिंक है, सिल्वर है, तो आप उसका ऑक्सीडेशन पहले, उसका ही ऑक्सीडेशन लिखेंगे एनोड रिएक्शन में। आपका सोल्यूशन के अंदर चाहे भले ही कोई भी एनायन प्रेजेंट हो, है ना, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें केवल किसका लिखना है, मेटल का ऑक्सीडेशन ही लिखना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये जो 3 पॉइंट मैंने लिखवाए हैं, अगर आप ये 3 पॉइंट समझ लेंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही बड़ी कृपा होगी मेरे ऊपर कि हाँ सर ये समझ में आ गया। देखो मेरा पढ़ाना थोड़ा स्लो जरूर है, मैं थोड़ा सा सिलेबस स्लो चल रहा है, बट मेरी उम्मीद ये रहती है कि आप जो भी पढ़े वो समझते हुए पढ़े, ऐसा ना हो फिर वापस से उतना ही मैं मेहनत करूं और फायदा ना हो। तो अगर आपको किसी को लगता है स्लो चल रहा है तो प्लीज लेट मी नो, बता दें मुझे कि सर थोड़ा सा, भाई यार ये क्या नोटिफिकेशन आए जा रहे हैं। हाँ, हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे फटाफट से अपना कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। केस 1 लिखो अपनी कॉपी में, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ molten salt। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ molten salt, ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं
कि जिन्हें सच में ये बात समझ में आ रही है कि मॉल्टन सॉल्ट क्या होता है। फिर गाना मत गाना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। ठीक है, गुड। तो सबसे पहला केस हम कर रहे हैं NaCl यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो आपको सबको पता है कि भाई इस तरीके का आपका एक कंटेनर होगा, उस कंटेनर के अंदर आपके 2 इलेक्ट्रोड ऐसे लगे होंगे। ये दोनों इलेक्ट्रोड किसके हैं इस समय? प्लेटिनम के हैं। और यहाँ पे आपका बैटरी लगी होगी। कौन सी अच्छा, बैटरी से याद आया, मुझे ये बताओ कि ये बैटरी जो है वो AC, मतलब यहाँ पे जो हम करंट देंगे वो AC देंगे या DC देंगे? यहाँ पे जो करंट है वो आपका क्या देंगे, AC देंगे या DC देंगे? कितने लोगों को पता है AC और DC दो टाइप के करंट होते हैं? कोई ऐसा तो नहीं जिसने आज से पहले कभी नाम ही नहीं सुना हो AC और DC का? चलो, अगर पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं। AC का मतलब होता है अल्टरनेट करंट, जिसमें पोलैरिटी चेंज होती रहेगी बार बार। और DC का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, जिसमें पोलैरिटी चेंज नहीं होती, आपका फेज सिंगल रहता है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, अगर आपकी पोलैरिटी चेंज होगी तो बार बार एनोड कभी पॉजिटिव बनेगा कभी नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे तो रिएक्शन होने की नहीं। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना, हम जो बैटरी यूज करते हैं वो क्या होती है, DC बैटरी होती है। ठीक है, डायरेक्ट करंट होता है। ठीक है, अब हमारा सोल्यूशन के अंदर क्या है, आपका Na पॉजिटिव है और एक Cl नेगेटिव है। मैंने आपको जब डायग्राम पिछली बार भी बनवाया था तो मैंने आपको कहा था कि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है तो कौन सा आयन एनोड की तरफ माइग्रेट करेगा? बोलो। आपका एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो कौन सा आयन एनोड की तरफ माइग्रेट करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव आयन माइग्रेट करेगा। दूसरी बात मैंने आपको क्या बोली थी, पॉइंट में मैंने लिखवाया था कि सबसे पहले कौन सी रिएक्शन लिखनी है आपको, एनोड या कैथोड? सबसे पहले आप कौन सी रिएक्शन लिखेंगे इसके लिए? एनोड रिएक्शन लिखेंगे। तो आप सबसे पहले लिखिए एनोड रिएक्शन। एनोड पे हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन अगर होता है, मुझे पता है कौन सा आयन माइग्रेट कर रहा है, डेट इज Cl नेगेटिव आयन माइग्रेट कर रहा है। इसके अलावा क्योंकि इलेक्ट्रोड जो है वो आपका क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, तो उसको तो हमें कोई कंसीडर करना ही नहीं है। तो हमें सीधे रिएक्शन किसकी लिखनी पड़ेगी, क्लोरीन के ऑक्सीडेशन, क्लोरीन आयन के ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। क्या आप लोग लिख सकते हैं क्लोरीन आयन के ऑक्सीडेशन की रिएक्शन? नहीं लिख सकते तो कोई बात नहीं, बता दीजिएगा, और लिख सकते हैं तो बहुत बढ़िया। यहां से क्या हो गया, 2Cl नेगेटिव कन्वर्ट हो गया आपका किसमें, क्लोरीन गैस में, और आपके कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। ठीक है, अब दूसरी रिएक्शन लिखिए आपकी, एनोड रिएक्शन तो ये हो गई। दूसरी लिखेंगे कैथोड रिएक्शन। कैथोड पे हमारा क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब आप मुझे ये बताइए कि कौन सा आयन जो है वो कैथोड की तरफ मूव करेगा, वो करेगा आपका Na पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इसका कैथोड के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर आप लिखेंगे तो क्या बनेगी बताइए? इसकी रिएक्शन आपकी बनेगी, सोडियम जो है वो आपका एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और आपका क्या बना देगा, Na बना देगा सॉलिड। ठीक है, अब क्योंकि मुझे ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। 2 इधर लगाइए, 2 इधर लगाइए, 2 इधर लगाइए, और ओवरऑल रिएक्शन लिख के जाइए। तो ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आप कैंसिल आउट कर देंगे। हमारे पास बचेगा क्या, 2 Na पॉजिटिव एक्वस, सॉरी लिक्विड, और आपका क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव लिक्विड, और कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर आपका, बोलो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, Cl2 गैस और Na सॉलिड के अंदर। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं यहां तक? तो हम क्या करते हैं इंडस्ट्री में, अगर आपने 11th में पढ़ा होगा एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर,
तो ये प्रोसेस आपकी यूज की जाती है एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम। एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम में इस प्रोसेस को यूज करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डॉन्स प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, डॉन्स प्रोसेस बोलते हैं, जहां पे आप क्या करते हैं, NaCl का, मॉल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करा के क्या क्या निकालते हैं, सोडियम को रिलीज करते हैं, और सोडियम को आप एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, मॉल्टन सॉल्ट ऑफ NaCl। याद है किसी को? किसी को याद भी नहीं होगा कि यार डॉन्स प्रोसेस कहाँ, 11th पढ़ते हो तुम लोग, है ना, 11th कहाँ हो तुम, तो अब 12th में आ गए, 11th की कहाँ जरूरत है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो अब एक तो ये हो गया। अच्छा, आप ऐसे ही रिएक्शन लिख सकते हो, AlCl3 की लिख सकते हो, मॉल्टन AlCl3 की रिएक्शन, मॉल्टन AlCl3 की रिएक्शन लिख सकते हो। ये खुद से करना है, मॉल्टन AlCl3 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। लिख पाओगे ना? सब लिख पाएंगे? ठीक है, ये खुद से करना है, ये वाला मैं नहीं करा रहा, ये वाला AlCl3 वाला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो केस है, केस नंबर 2 लिखें, केस नंबर 2। केस नंबर 2 है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्ट। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्ट। तो एक्वस सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करेंगे, इसमें थोड़ा सा आपका चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मिनिमम 2 कैटायन मिलेंगे, मिनिमम 2 एनायन मिलेंगे। मिनिमम मैं बोल रहा हूं, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं बोल रहा, मिनिमम बोल रहा हूं। मिनिमम 2 कैटायन, मिनिमम 2 एनायन। ठीक है, और पानी मिलेगा अलग। ठीक है, पानी भी तो होगा ही ना। ओके, चलें स्टार्ट करें। तो इसमें पहला पॉइंट लिखते हैं फर्स्ट, किसका हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ये देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous NaCl using PT इलेक्ट्रोड। मुझे आप ये बताइए कि अगर इस क्वेश्चन में aqueous NaCl दिया हुआ है तो आप कंसंट्रेटेड मानेंगे कि डाइल्यूट मानेंगे, बताइए। आप कंसंट्रेटेड मानेंगे या डाइल्यूट मानेंगे? बस एक आंसर। अच्छा, कितने लोग इस सेशन में अभी भी जिंदा हैं, जिनके अंदर अभी भी जान है पढ़ने के लिए? ओके, गुड। तो अगर आपके पास जान है पढ़ने के लिए तो आप आंसर क्यों नहीं दे रहे? आपके पास आंसर लिखने में दिक्कत हो रही है क्या? हाथों की उंगलियां टूट जा रही हैं आप लोगों की? मैं पूछ रहा हूं सवाल कि एक्वस NaCl अगर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड अपन यूज करेंगे तो एक्वस NaCl दे रखा है, ठीक है, तो अगर एक्वस NaCl दे रहा है तो वो डाइल्यूट कंसीडर करोगे कि कंसंट्रेटेड कंसीडर करोगे? बस फिर वही दो ही आंसर। बेटा ठंड आ गई, चुल्लू भर पानी भी ना बहुत ठंडा लगेगा डूबने के लिए, बता रहा हूं मैं। यहां पे मैंने क्या लिखवाया था देखो, ये पॉइंट पढ़ो। लिखवाया था कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। पूरे लेक्चर में ध्यान नहीं है, अभी 10 मिनट पहले की बात है, उसमें भी ध्यान नहीं है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो हम यहाँ पे चर्चा करते हैं, यहाँ पे रिएक्शन लिखने की कोशिश करते हैं। रिएक्शन क्या बनेगी, सबसे पहले तो आप मेरे को बताइए कि टोटल आयन कितने आएंगे आपके पास। तो कैटायन कितने होंगे, कैटायन बोलो कितने होंगे, क्योंकि आपका NaCl एक्वस है तो यहाँ पे आपके कैटायन आएंगे Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव। एनायन आपके पास क्या होगा, एनायन आपके पास क्या होगा, बोलो, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव। इज इट क्लियर?
इज इट क्लियर? चलो, अब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी किसकी? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। किसकी? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। अब देखो, अभी तक तो एक ही आयन था तो मैं कुछ करा ही नहीं रहा था आपको। अब आपके पास दो दो आयन आ रहे हैं, चाहे एनायन की बात करो चाहे आप कैटायन की बात करो। और साथ ही साथ क्योंकि एक्वस है तो पानी तो बेटा दोनों में ही आएगा। H2O इधर भी लिख लो, H2O इधर भी लिख लो, लिखना चाहो, बट आयन तो आपके पास ये आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब सवाल यह है कि कौन कहां पे कैसे जाएगा, किस रिएक्शन में जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो यहां पे लिखना एनोड। सबसे पहले लिखनी तो कौन सी रिएक्शन है? एनोड रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, और एनोड रिएक्शन में याद रखना, मैं कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्योंकि एनोड होता है पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव में क्या होगा, यहां पे जो खिंच के आएंगे आयन वो कौन कौन से आएंगे? Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव और H2O। H2O न्यूट्रल है, उसको तो इतना फर्क नहीं पड़ना, बट Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव आपके किसके पास आएंगे? एनोड के पास, कि भैया ए हमारा इलेक्ट्रॉन ले लो हमसे, हम बहुत दुखी हो गए, हमको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। समझ रहे, मेरी बात समझ रहे हो? ये आएंगे हाथ जोड़ते हुए कि भैया हमसे कहा ले लो, इलेक्ट्रॉन ले लो और हमें कन्वर्ट कर दो। किस में कन्वर्ट कर दो? गैस में कन्वर्ट कर दो। अब यहां पे क्या होगा, ये Cl नेगेटिव अपना कहेगा भैया ए हम बहुत दुखी हैं, हमको कर दो। OH नेगेटिव कहेगा नहीं इससे ज्यादा हम दुखी हैं, हमको कर दो। अब समस्या किसके पास है? एनोड के पास। एनोड कैसे करेगा भैया फैसला? एनोड कहेगा चलो यार तुम दोनों ठीक हो, चलो मैंने मान लिया भैया दोनों को मैं कर सकता हूं, लेकिन समस्या मेरे साथ यह है कि मैं एक टाइम पे एक ही को कर पाऊंगा, चाहे Cl नेगेटिव हो चाहे OH नेगेटिव हो। तब क्या होगा? तब क्या होगा? तो हम एनोड पे रिएक्शन कराने के लिए हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे रखी होती है, मैं यहां पे साइड में लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ECS। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है इसमें आपका स्टार्टिंग होती है लिथियम से, सोडियम और जो भी आपके आते हैं फटाफट जो भी आएंगे, फिर बीच में आपका आएगा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाद फिर आपके कुछ एलिमेंट आएंगे कॉपर, Ag, इस तरीके के। फिर आपका आता है क्या? Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव, इस तरीके से ऐसा आता है। फिर लास्ट में आपका F नेगेटिव आ जाएगा, ये इस तरीके से। ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ध्यान से सुनना। इसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा? जो ऊपर की तरफ लाई करेगा, जो सबसे ऊपर की तरफ होगा, है ना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा? जो ऊपर की तरफ। और रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा? जो नीचे की तरफ। इज इट क्लियर? अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि सोडियम और जिंक है आपके पास, सोडियम और जिंक है, इन दोनों में से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? सोडियम और जिंक में से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? सोडियम का ज्यादा है। गुड। अच्छा, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? क्लोरीन का ज्यादा है। और एनोड पे मैंने क्या बोला? एनोड पे हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड पे अगर ऑक्सीडेशन होता है तो वो किस बेसिस पे करेंगे? जिसका जिसका SOP ज्यादा हो, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो, या जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर की साइड हो। यानी दो को कंपैरिजन कर रहे हो, तीन को कंपैरिजन कर रहे हो, चार को कंपैरिजन कर रहे हो, उसमें से आपको केवल इतना ध्यान देना है इन चारों में से, दो में से, तीन में से कौन ऊपर की तरफ है, सबसे ऊपर कौन आएगा, उसी का आपका एनोड पे क्या होना है? ऑक्सीडेशन होना है। ठीक है, समझ रहे हो गुड्डू भैया? समझ रहे हो? बात समझ में आ रही मुन्ना भैया? क्लियर? तो अपन यहां पे बात कर रहे थे, ये वाली बात तो क्लियर हो गई होगी। अब अपन क्या करेंगे? इसकी रिएक्शन लिखेंगे। यार हमें तो, यार ये कौन है यार, कौन लिख दी अरे दादा, क्या बताएं। अब हमको तो ये मिटाना भी नहीं आता है, बड़ी समस्या है सर। अब सही हुआ, हो गया। अरे बहुत सही, चलो हो गया, हो गया, चलो बहुत बढ़िया।
चल देखते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं इससे आगे। तो ये हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसकी रिएक्शन लिखेंगे भैया, एक्साइटेड होके लिख देते हैं बच्चे, अरे ये भाई कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे इसकी रिएक्शन लिखेंगे, तो इसकी रिएक्शन में कौन आएगा बेटा, क्लोरीन आएगा। कौन आएगा, क्लोरीन आएगा, जिसका ओपी ज्यादा होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो हम यहाँ पे रिएक्शन क्या लिखेंगे बाबू, लिखिए 2Cl नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, Cl2, और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक देगा। तो ये अपनी कौन सी रिएक्शन है, ये हमारी एनोड रिएक्शन फाइनल हो गई। अब अगला कहानी जो है, अगली कहानी जो है हमारे पास, वो किसकी है बाबू, कैथोड रिएक्शन की। किसकी है, कैथोड रिएक्शन की। कैथोड रिएक्शन की अगर कहानी है, हमारे पास कौन कौन बैठे हैं, Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव बैठे हैं, देखो ध्यान से। तो ये यार, ये तो समझना बहुत ही आसान है। तो कैथोड की कहानी में इतना याद रखें, जिसका SRP ज्यादा होगा, क्योंकि इस पे तो रिडक्शन कराना है, तो जिसका SRP ज्यादा हो, या जो ECS में नीचे हो सॉरी बाबू, समझ में आ रही है कहानी। तो अब मुझे ये बताओ बेटा, सोडियम सोडियम और हाइड्रोजन, इन दोनों में से नीचे की तरफ कौन, सोडियम और हाइड्रोजन में से नीचे की साइड में कौन है भैया, यार आंसर दोगे नहीं दोगे, कतई बैठ जाते, कतई बुड़बक ससुर। हाँ दिया ना आंसर, दिया, बहुत बढ़िया। हाँ क्या बात है। तो नीचे की साइड में कौन है, हाइड्रोजन। तो अगर हाइड्रोजन नीचे की साइड में है, तो इट मींस कि क्या होगा, रिडक्शन किसका, H+ का। ले लिख दो बेटा, ध्यान से जल्दी से रिएक्शन लिखो। आपका दुई H+ है, ये दुई इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और आपका क्या बना देंगे, H2 गैस बना देंगे। क्या बात समझ में आ गई, H2 गैस बन गई हमारी, कोई दिक्कत यहां तक। ठीक है, बोलो हाँ, समझ में आ गया, बोलो हाँ। अब मुझे ये बताओ, देखो ध्यान से सुनना, बहुत प्यार से सुनना है ना, ये बहुत अच्छे से क्लियर होता जाएगा। सॉल्यूशन में हमारे पास कौन कौन था, ध्यान से सुनो, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो कैथोड रिएक्शन भी लिख दिए आप, एनोड रिएक्शन भी लिख दिए आप तो बहुत समझदार हैं एकदम, बहुत बढ़िया, एकदम धनाधन आप लिख दिए हैं सारी कुछ रिएक्शन। अब मुझे ये बताएं कि ओवरऑल रिएक्शन में क्या कन्वर्जन आ रहा है। देखो हमारे पास था NaCl, और ये को मिलाया था हमने पानी में। तो पानी में मिलाने के बाद बेटा NaCl में से तो Na पॉजिटिव टूटा, Cl नेगेटिव टूटा, H पॉजिटिव टूटा, OH नेगेटिव टूटा। तो कुल मिला के हमारे पास जो प्रोडक्ट बना था, वो तो एक तो बना था H2 और एक बना Cl2, ये तो बना। बचा क्या, NaCl का Na पॉजिटिव बच गया, और H2O का क्या बच गया, OH नेगेटिव बच गया। क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा, देखो ध्यान से, यही तो बचा भैया। यहां से हाइड्रोजन तो उड़ के झम से चले गए ऊपर आकाश में, ये क्लोरीन आई, ये भी निकल गई, सड़ाक से निकल गई। बचे कौन पानी के अंदर, पानी के अंदर कौन बचे हैं, Na पॉजिटिव बचे हैं, OH नेगेटिव बचे हैं। तो अब ये दोनों भाई बहन बचे हैं, तो ये क्या करेंगे, ये दोनों आपके मिलके एक नया सॉल्ट बना देंगे। क्या बोलेंगे इस सॉल्ट को, NaOH। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा, और H2 गैस निकल गई, और Cl2 गैस निकल गई, ये वाला। अब मुझे ये बताओ कि इलेक्ट्रोलाइट का पीएच का शिफ्टिंग किस तरफ होगा, इलेक्ट्रोलाइट के पीएच का शिफ्टिंग किस तरफ होगा, ग्रेटर देन 7, लेस देन 7, किस तरफ, बेसिक या एसिडिक, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख दें फटाफट से। तो पीएच का शिफ्टिंग कहां पे हो जाएगा, बेसिक साइड में पीएच शिफ्ट हो जाएगा। पहले कैसा पीएच था, NaCl जब मिलाया था उस समय पीएच कैसे था,
7 था। क्यों था 7? क्योंकि हमने यहां पे क्या लिया हुआ था, NaCl सॉल्ट लिया हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखना NaOH ऑब्टेन होगा किसके अंदर, कंटेनर के अंदर, ठीक है। H2 मिलेगा किसके अंदर, कैथोड, और Cl2 मिलेगा किधर, एनोड, ठीक। बात समझ में आ रही है? अच्छा, और क्या है यहां पे पूछ सकता है, कंसंट्रेशन ऑफ Na पॉजिटिव रिमेन कांस्टेंट, मतलब Na पॉजिटिव की सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चौथा आप याद रखें, pH इंक्रीजेस, भैया pH की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कोई दिक्कत? क्लियर है? आइए अगला जो केस है उस पे आप स्टार लगाइए, है ना, सेकंड केस, इस पे आप स्टार लगाइए और इस पे लिखिए डाइल्यूट NaCl। यार तेरा चेतक पे चले तन चसिका रैंड फरारी का। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं डाइल्यूट NaCl ले रहा हूं, इलेक्ट्रोड के बारे में मुझे कोई भी पता नहीं है, तो मैं कौन सा इलेक्ट्रोड लूंगा? ठीक है भैया, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेंगे, गुड। तो आइए अब इसकी NaCl और उसकी रिएक्शन देखो, आप ध्यान से सुनना बहुत प्यार से, यहाँ पे जो मेनली मैं समझाने जा रहा हूँ वो ये है। वो पूरा जो आपने ऊपर वाला सिनेरियो था वो तो आपको जानते ही हो, बट मैं यहाँ पे लिखूं एनोड। एनोड पे मुझे पता है कि आप जानते हैं कि Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव आयन आएंगे इसके पास बात करने बैठने, और एनोड से फिर वही विनती होगी इनकी, भैया हमारा इलेक्ट्रॉन लेके हमें क्या कर दो, स्टेबल कर दो। लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार ध्यान से सुनना, इस बार कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है, पानी की या NaCl की, बताओ। इस बार कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है, पानी की या NaCl की, यानी OH नेगेटिव आयन की या Cl नेगेटिव आयन की, OH नेगेटिव आयन की। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना, ये बात बहुत ही रियलिस्टिक एग्जांपल है। रियलिस्टिक एग्जांपल ये है कि अगर बहुत सारे लोग मिलके, बहुत सारे लोग हों और एक तरफ बहुत कम लोग हों, तो मेजोरिटी जिसकी है, लोकतंत्र किसको अधिकार देगा, जो बहुत सारे लोग हैं या जो कम लोग हैं, यानी डेमोक्रेसी किसको सुनेगी, ज्यादा लोगों को या कम लोगों को? मेजोरिटी को सुनेगी भैया, यही तो डेमोक्रेसी है। भैया अगर आप भले ही सही हो, बट आपकी बात को सही कहने के लिए केवल 2 लोग हैं आपके साथ, और जो सामने वाला है वो गलत है, और उसकी बात का समर्थन करने के लिए उसके पास 50 लोग हैं, तो गलत बात का समर्थन ज्यादा है, यानी किसकी बात मानी जाएगी, गलत बात मानी जाएगी। चाहे वो सही गलत हमें इससे मतलब नहीं है, बट वो मेजोरिटी में है तो वो विन, मेजोरिटी वाले क्या होंगे, जीतेंगे। इज इट क्लियर? तो मेजोरिटी जीत गई। अब मेजोरिटी अगर जीत रही है तो ऐसा ही यहां पे भी होगा। इस केस में दोनों में याद रखना, जैसे अगर आपका कंसंट्रेटेड है तो Cl नेगेटिव मेजोरिटी में होता है, तो Cl नेगेटिव माइग्रेट करके जाता है, और अगर डाइल्यूट होगा तो OH नेगेटिव मेजोरिटी में हुआ तो OH नेगेटिव क्या होगा, माइग्रेट करेगा। इज इट क्लियर? OH नेगेटिव क्या होगा, निकल के जाएगा यहां से। आ रही है बात समझ में? ओके, तो यहां पे याद रखना कि यहां पे कौन जीतेगा, OH नेगेटिव जीतेगा, ठीक है। यहां पे लिख दे रहा हूं, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव। इज इट क्लियर? तो हमारे पास क्या हो जाएगा, OH नेगेटिव का हम क्या करेंगे, माइग्रेशन करेंगे, मतलब OH नेगेटिव को हम क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। और इसकी रिएक्शन आपको हमेशा याद भी रखनी है कि होती क्या है। आपके पास 2 OH नेगेटिव है, ठीक है। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट तो क्या बनाते हैं वो तो मैं अब तुमको बना ही दूंगा,
उसमें सबसे पहले आपका क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनते हैं। क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल। 2OH फ्री रेडिकल बनेंगे, इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ठीक है। ये 2OH फ्री रेडिकल मिलके क्या बनाएंगे, H2O2 बनाएंगे। ये H2O2 फिर डिकम्पोज होके क्या बनाता है, H2O प्लस हाफ O2 बनाता है। तो प्रॉपर रिएक्शन तो बेटा यही है, और ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। प्रॉपर रिएक्शन तो बेटा ये है। तो इसको आप याद रखें कि किस तरीके से रिएक्शन चेंज हो रही है, कि OH नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा है OH फ्री रेडिकल में, 2 इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं, OH फ्री रेडिकल मिलके क्या बना रहे हैं, H2O2 बना रहे हैं, फिर H2O2 डिकम्पोज होके क्या बना रहे हैं, H2O, हाफ O2 और 2 इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर? जब हम कैथोड पे जाएंगे तो कैथोड पे बेटा ध्यान से सुनना, कैथोड पे तो H प्लस कंसंट्रेशन जो है वो पहले भी ज्यादा थी, अभी भी ज्यादा है, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो यहाँ पे तो वही सिंपल प्रोडक्ट आपका आएगा, H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव। यहाँ के प्रोडक्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा। आप आंख बंद करके लिख सकते हैं जी, H पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और आपका क्या बना देंगे, बताओ क्या बनाएंगे, H2 गैस। ठीक है। अब मुझे ये बताओ पानी के अंदर बचेगा क्या, पानी के अंदर क्या बचेगा, या पानी के पीएच में क्या चेंज आएगा? पानी के पीएच में कोई चेंज आएगा, पहले तो ये बताओ। कोई चेंज नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि एक तरफ से OH नेगेटिव खत्म हुआ है और दूसरी तरफ से H पॉजिटिव खत्म हुआ है, तो पानी खत्म हो रहा है ना, NaCl पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो ये आपका क्या रहेगा, नो चेंज इन पीएच, नो चेंज इन पीएच। एक तो पॉइंट ये याद रखना। दूसरा, आपका सोल्यूशन किसका रहेगा, NaCl का ही रहेगा। सोल्यूशन किसका रहेगा, NaCl का ही रहेगा, तो उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है। यहाँ पे ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि एक तरफ आपका क्या हो रहा है, H पॉजिटिव जा रहा है और एक तरफ आपका क्या हो रहा है, OH नेगेटिव जा रहा है। तो सीधे सिंपली क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई भी परेशानी यहाँ तक? 2 केस करा दिए मैंने इसके, तीसरा केस और कर लो इसी में ही, NaCl में। आज यार बैटरी करानी थी, बैटरी नहीं करा पाया मैं। कोई नहीं, मैं आगे करा दूंगा। थर्ड केस देखो, देखो ये आपका कई बार आ चुका है, और इसमें से आपका जेई में 12 मार्क के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 12 मार्क का क्वेश्चन का मतलब ये है कि उसमें एक पैराग्राफ आया था, उसके बेसिस पे क्वेश्चन आया था इसके ऊपर जेई में। तो 12 मार्क का यानी 3 क्वेश्चन आए थे इसमें से। ठीक है, तो पैराग्राफ टाइप के, तो आज देख लो, समझ लो, आसान है, कुछ करना नहीं है। इसके अंदर एक चीज याद रखना, और रीजन भी याद रखना, मैं आपको लिखवाते जाऊंगा और इसकी रिएक्शन भी आपको मैं बताते जाऊंगा। आपको क्या कह रहा है कि एक्वस NaCl है। अब ये एक्वस NaCl, अगर एक्वस NaCl है, इसका मतलब ये आपका कंसंट्रेटेड NaCl आपको दे रखा है, और आपसे स्पेशली क्या कह रहा है कि मरकरी का कैथोड यूज करना है। क्या यूज करना है, कैथोड यूज करना है। तो आपको एनोड रिएक्शन में तो कोई दिक्कत है नहीं। एनोड रिएक्शन में आपको पता है कि भाई Na पॉजिटिव मिलेगा, सॉरी यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एनोड रिएक्शन में यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, Cl नेगेटिव मिलेगा, OH नेगेटिव मिलेगा। तो इसकी रिएक्शन तो आपको पता है भाई, सीधे सिंपली क्या हो जाएगी, 2Cl नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा आपका Cl2 के अंदर और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक देगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम आएगी कहाँ पे, कैथोड में, क्योंकि कैथोड अब आपका इनर्ट कैथोड नहीं है, अब आपका मरकरी का कैथोड है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, H पॉजिटिव है और Na पॉजिटिव है। अभी तक हम जान रहे थे कि H पॉजिटिव रिड्यूस हो जाएगा, आराम से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, बट इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार क्या होगा,
इस बार बेटा ध्यान रखना कि जो सोडियम है, सोडियम की एफिनिटी मरकरी के साथ ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि मरकरी मेटल को डिसॉल्व कर लेता है अपने अंदर। ध्यान रखना इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मरकरी क्या करता है, मेटल को अपने अंदर डिसॉल्व करने की टेंडेंसी रखता है। तो मेटल को डिसॉल्व करके क्या करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिखाता है, यानी इसकी जो एंट्रोपी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। बात समझ में आ रही है? ये आपका क्या करेगा, मरकरी को डिसॉल्व कर लेगा अपने अंदर। सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल इन मरकरी इज वेरी ग्रेटर, बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए क्या होता है कि सोडियम ना चाहते हुए भी किसके पास जाएगा, मरकरी कैथोड के पास जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? मैं ये पॉइंट लिखवा भी दूंगा। फिलहाल तो आप ये समझे कि ये वाला पॉइंट है क्या, कि यहाँ पे जो सोडियम पॉजिटिव है, तो ये सोडियम पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और आपको क्या बना देगा, Na सॉलिड। और ये Na सॉलिड क्या करेगा, मरकरी के साथ मिलेगा और मरकरी के साथ डिसॉल्व होके क्या बना देगा, NaHg बना देगा, जिसको हम बोलते हैं सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम, ठीक है। अमलगम का मतलब होता है मरकरी का सॉल्यूशन। क्या होता है, मरकरी का सॉल्यूशन, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो इसमें पॉइंट में अगर आप लिखें तो यहां पे ये क्यों होता है ये भी लिख लीजिए, ड्यू टू हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम इन मरकरी एंड फॉर्मेशन ऑफ NaHg, ठीक है। बात समझ में आ गई? इसीलिए इसकी सॉल्युबिलिटी, मैंने आपको बोला है कि मरकरी के अंदर मेटल की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, टोटल गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव होती है, यानी ये आपकी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और जो भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है वो बेटा बहुत जल्दी हो जाएगी, और गलती से अगर आप करंट दे रहे हो तो और भी जल्दी हो जाएगी। बात समझ में आई? इज इट क्लियर? दही दा 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 धे दा 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 धे दा, ओके। अब नहीं बोलेगा कोई? ये केस सबने नोट डाउन कर लिया? चलो एक और केस करा देता हूँ NaCl का। आप कहोगे सर NaCl के कितने केस हैं? बेटा 4 केस तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, मैं चारों केस करा रहा हूँ। फोर्थ केस देखो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl एक्वस। किसी को जाना है तो वो सेशन छोड़ के जा सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सिल्वर इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं। तो देखो आ जाओ, एक तू है एक जान है। हाँ जी, बोर्ड में भी आता है। आ जाए तो बढ़िया है, नहीं आता तो फिर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, बाकी आप सेशन छोड़ के जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। एक तुझ पे कुर्बान है मैं। तो टोटल अब अपन बात करेंगे एनोड की। तो आपको मैंने एक पॉइंट लिखवाया था कि अगर आपने एनोड मेटल का यूज किया है तो आप क्या करोगे, मेटल का ही रिडक्शन कराओ, मेटल का ही क्या कराओगे, ऑक्सीडेशन कराओगे, चाहे आपके पास एनायन कोई भी हो, है ना, ये बताया था मैंने। तो मेटल आपके पास कौन है, Ag, और एनायन कौन है, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या लिखेंगे इसकी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, Ag जो कि सॉलिड है, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसके अंदर, Ag पॉजिटिव एक्वस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। इज इट क्लियर?
अब आप लिखो दूसरी रिएक्शन, क्या लिखोगे? कैथोड। और एक बात हमेशा याद रखना, सबसे पहले कौन सी रिएक्शन लिखने को बोला था मैंने? एनोड रिएक्शन लिखने को बोला था। अभी इसका रीजन भी बताऊंगा क्यों। तो कैथोड पे आपके कौन कौन से आयन हो गए जो पॉजिटिव में, पॉजिटिव आयन जो सोल्यूशन के अंदर अभी प्रेजेंट है? एक आपका Ag पॉजिटिव, एक आपका Na पॉजिटिव और एक आपका H पॉजिटिव, ये तीन है। और तीनों में से अगर आप देखें तो सोडियम, हाइड्रोजन और सिल्वर इस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मिलते हैं। मैंने कहा था कैथोड पे वो रिएक्शन होती है जो सबसे नीचे लाई करेगा, उसी का ही क्या होगा? रिडक्शन होगा। नीचे लाई कौन कर रहा है? सिल्वर कर रहा है। तो Ag पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और आपको क्या बना देगा? Ag सॉलिड बना देगा। इज इट क्लियर? तो ये रिएक्शन है। सपोज करो कि मैं कैथोड रिएक्शन पहले लिखता, तो अगर कैथोड रिएक्शन पहले लिखता तो उस समय तक तो सोल्यूशन में Ag प्लस आयन होता ही नहीं। Ag प्लस तो आयन तब आता जब मैं एनोड रिएक्शन लिखता। तो अगर मैं कैथोड रिएक्शन लिखता और Ag प्लस आयन नहीं होता तो मैं किसको रिड्यूस करा देता? H प्लस को। तो मेरी रिएक्शन क्या हो जाती? गलत हो जाती। मेरी बात समझ में आ गई? तो हमेशा इसीलिए कह रहा हूं कि सबसे पहले आपको कौन सी रिएक्शन लिखनी है? एनोड रिएक्शन लिखनी है। फिर आपको क्या लिखनी है? कैथोड रिएक्शन। एनोड रिएक्शन में भी अगर आपका एनोड मेटल का बना हुआ है तो आप उसी का ही ऑक्सीडेशन कराएंगे, किसी और का ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे। ओके, क्लियर? किसी को कुछ पूछना है आज के लेक्चर में? सब चले गए छोड़ के? अच्छा, आज का पढ़ाया हुआ कितने लोगों को समझ में आया? जल्दी से यस यस यस। बेटा ये हिली एरिया है, नैनीताल के पास है, तो यहाँ पे ठंड अच्छी खासी है। ओके, गुड। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे और वहां पे प्रोबेबली मैं अगले लेक्चर में फराडे लॉ और आपको सेल कराऊंगा। तो खत्म करेंगे सेशन जल्दी, ये बहुत लंबा खिंच गया। ठीक है, हाँ जी, नैनीताल के पास है। अच्छा, मेटलर्जी देखो इसके बाद कौन सा चैप्टर कराते हैं, जो भी सौरभ सर मेरे को बोलते हैं, फिर हम उसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे क्या स्ट्रेटजी बनती है, क्या है। ऑर्गेनिक हो गया लगभग, आपका कितना हो गया ऑर्गेनिक?